अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। दिल्ली वो शहर है जिस पर सबकी नजर है, और दिल्ली वालों की जिस पर नजर है वो आज मेरी मेहमान है। राजनीति में पुरानी है, दिल्ली वालों से इनकी पक्की पहचान है। प्लीज वेलकम दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और आपकी अदालत में आज हमारी जज हैं जानी मानी पत्रकार, जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं। प्लीज वेलकम ऋचा अनिरुद्ध। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे दिल्ली के मुख्यमंत्री पर, एक नजर डालेंगे रेखा गुप्ता के पॉलिटिकल करियर पर। आजकल दिल्ली में सब कहते हैं आ गई रेखा, सबने देखा। दिल्ली में रेखा गुप्ता का चीफ मिनिस्टर बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। रेखा गुप्ता आरएसएस से जुड़ी, एबीवीपी में एक्टिव रही, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में पहले सेक्रेटरी और फिर प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई। बीजेपी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने तीन बार निगम पार्षद का चुनाव जीता, लेकिन पहली बार इनके नाम की चर्चा हुई जब रेखा गुप्ता ने मेयर का चुनाव लड़ा, माइक निकालकर हवा में उछाल दिया। रेखा गुप्ता ने दिल्ली में केजरीवाल को जबरदस्त टक्कर दी। रेखा गुप्ता जब पहली बार एमएलए बनी तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुशी की लहर दौड़ गई। बीजेपी ने 27 साल के बाद दिल्ली विधानसभा में मेजॉरिटी हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट टाइम एमएलए रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर सबको हैरान कर दिया। जब से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी हैं, वो सड़कों पर, गलियों में दौड़ती दिखाई देती हैं। रेखा गुप्ता ने यमुना को साफ करने का प्रण लिया है। रेखा गुप्ता पक्की दिल्ली वाली है, किफायत में यकीन रखती हैं। भाई मैं तो बनियों की लड़की हूं, मैं तो फजूल खर्ची कर नहीं सकती। इस दिल्ली में एक भी रुपए का दुरुपयोग मैं होने नहीं दूंगी। आज इस सदन के माध्यम से मैं कहती हूं। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता से वादा किया है कि वो आराम से नहीं बैठेंगी। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघटनों में रह के काम किया। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। पहला इल्जाम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर। आपकी अदालत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आरोप है कि ये दिल्ली पर थोपी गई सीएम हैं। रेखा जी, जब दिल्ली का चुनाव हुआ था तो आपको तो प्रोजेक्ट नहीं किया था मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, इसलिए आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि दिल्ली के लोगों ने इनको नहीं चुना, इन्हें दिल्ली पर थोप दिया गया मुख्यमंत्री के तौर पर। देखिए रजत जी, दो बातें कहना चाहूंगी। एक तो देश के 140 करोड़ लोगों के गार्जियन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है उनसे बेहतर कौन समझ सकता है कि दिल्ली के लिए कौन सही है कौन गलत है। यदि उन्होंने मुझे चुन के मौका दिया तो ये दिल्ली के लिए वो जो बेहतर से बेहतर कर सकते थे वही निर्णय लिया होगा।
और दूसरा कि मेरे रूप में देश की आधी आबादी को सम्मान देना, एक महिला को मुख्यमंत्री के रूप में देश की राजधानी दिल्ली में मौका देना, और वो भी पूरी ताकत के साथ, तो वो शायद ये सोचते होंगे कि ये भारतीय नारी है, ये अपना हुनर जानती है, जिस ओर से निकल जाएगी अपना रास्ता बना ही लेगी। लेकिन लोगों में भी उत्सुकता है जानने की। जिस समय ये फैसला होने वाला था, मीडिया में बहुत सारे नाम चल रहे थे। कभी कह रहे थे कि स्मृति ईरानी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी, प्रवेश वर्मा के बच्चे टीवी पर बैठकर कह रहे थे पापा चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो फिर रेखा गुप्ता कैसे बन गई? मैं तो यही कह सकती हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जो ग्रास रूट लेवल के भी किसी व्यक्ति को, एक साधारण पृष्ठभूमि से आए हुए किसी नेता को, अपने बहुत ही ट्रेंड किए हुए कार्यकर्ता को भी ऐसा मौका देकर के उस पर विश्वास कर सके कि वो राज्य की बागडोर और जनता के हित में कार्य कर पाएगा। तो मैं पूरा क्रेडिट जो है शीर्ष नेतृत्व को और पार्टी को देना चाहूँगी। ऐसे बीजेपी में कहते हैं ना कि जिसके नाम की ज़्यादा चर्चा होती है उसको मौका नहीं मिलता। तो आपने कोशिश की थी कि मेरे नाम की चर्चा ना हो जाए? मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे नाम की चर्चा रुक जाए, पर आप टीवी वाले लगातार दिखा रहे थे कि महिला बनी तो रेखा गुप्ता बनेगी। तो मुझे कुछ मेरे मित्रों ने कहा भी गलत है, आना नहीं चाहिए। मैंने कहा मैं रोक भी नहीं सकती, जो हो रहा है ईश्वर की उसमें कृपा रहनी चाहिए। मुझे दिल्ली की सेवा करने का मौका मिलेगा तो पूरी ताकत के साथ करूँगी, और कोई और काम मिलेगा वो भी पूरी शिद्दत के साथ करूँगी। ये भी कहते थे लोग कि बीजेपी में जो पहली लाइन में बैठा होगा उसका नंबर नहीं आएगा। तो आप पीछे बैठी थी कि आगे बैठी? मैं बिल्कुल दूसरी लाइन में बैठी थी, पहली में नहीं बैठी थी। मैं भी तो 30 साल से पार्टी में काम कर रही हूँ, तो मुझे मालूम था कि पहली लाइन का नंबर नहीं आने वाला। आप फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो कभी डर लगा, कभी रात को नींद नहीं आई कि ये क्या जिम्मेदारी मुझे मिली? डर भी लगा, नींद भी रातों की चली गई है। पहले बनने से पहले तो मुझे, जब आप जैसे मेरे किसी गार्जियन से मैं बात करी थी, मैंने बड़ी घबराहट हो रही थी। तो कहे भी क्या हुआ? मैंने कहा भी डर लग रहा है। कह रहे डर क्यों लग रहा है? कोई बात नहीं, जो होगा ठीक होगा। मैं कहा नहीं, वो बात नहीं है। कि फिर कि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं कुछ नहीं बनी, विधायक के नाते काम करूँगी तो ठीक रहेगा। मंत्री बना के भी पार्टी ने दे दिया काम तो भी बेहतर है, पर अगर मुख्यमंत्री बन गई तो कैसे करूँगी भाई? तो वो भय पहले कुछ दिन रहा। उसके बाद ये समझ में आया कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका नेतृत्व है, आपके साथी हैं, आपके विधायक है, आपका मंत्रिमंडल है, और इतना बड़ा प्रशासन है जो सब लोग मिलकर के, केवल आपकी नीति और नियत, दो चीज़ें साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद तो ये कारवां है, जब मिल करके चलेंगे तो दिल्ली के हित में काम करेंगे ही करेंगे। देखिए, 27 साल भारतीय जनता पार्टी को इंतजार करना पड़ा, दिल्ली में अपनी सरकार बने। ये टीस होती थी, 7 एमपीज जीत जाते थे लेकिन दिल्ली हार जाते थे। अब ये और बताइए कि मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी जी को आप कितनी बार मिली थी? मोदी जी को मैं सैकड़ों बार मिली, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में, पार्षद के रूप में, संगठन की दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में। मैं मोदी जी को पूरा जानती थी, पर मोदी जी मुझे कितना जानते थे ये मुझे नहीं पता था। जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये तो हरियाणा वाली हैं, और वो ये कहते हैं कि हरियाणा में जो गंगाराम काशीराम आड़त वाले थे उनकी पोती है। तो इसका दिल्ली से क्या मतलब? अच्छा ये बताइए, दिल्ली का अपना कौन है? और सब दिल्ली के हैं। दिल्ली तो एक मिनी इंडिया है, भारत की एक ऐसी पिक्चर है जिसमें जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का हर व्यक्ति है, और यहाँ तक कि गुजरात से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक हर राज्य के लोग दिल्ली में अपने हजारों सपने सजो के आए, और वर्षों से 30 साल, 40 साल, 50 साल से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। तो ये मिनी इंडिया एक दिल्ली का अपना स्वरूप है। और भाई वो जो मेरे भाई साहब जो मुझसे पहले थे, जो पहले तो दिल्ली के बेटे थे, फिर वो पंजाब के पुत्र हो गए,
और अब वो बिहार के लल्ला होने वाले हैं। मैं तो दिल्ली की बेटी हूँ भाई, तो दिल्ली के लिए मेरा दायित्व है पूरी तरीके से फुल टाइम 24/7 दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते काम करना मेरा दायित्व है और मैं कर रही हूँ। ये तो कहते हैं लोग कि पैर में चक्कर है, दिन भर घूमती हैं। मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली के लोग देश की राजधानी होने के बावजूद भी इतने सालों में इतने ज़्यादा उनकी आशाएं श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई कि आज वो बड़ी बड़ी चीज़ों की उम्मीद नहीं करते। आज उनकी छोटी छोटी इच्छाएं रह गई है। वो कहते हैं मेरे घर की आगे की नाली ठीक होनी चाहिए, मेरा सीवर ओवरफ्लो ना हो, मेरे घर के आगे गड्ढे ना हो। छोटी छोटी इच्छाओं के साथ में दिल्ली ने अपने आप को सिकोड़ लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो सत्ता में थे, जो शासन में थे, वो दिल्ली के हित में कुछ कर नहीं रहे थे। तो आज उनकी आशाओं को पंख लगाने के लिए, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मैं समझती हूँ कि दिल्ली को एक फुल टाइम मुख्यमंत्री मिलना, और वो जो इतने सारा बैकलॉग है, 27 साल से जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, उस काम को करने के लिए मुझे दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं वो कुछ कर नहीं रहे थे, वो तो एक बॉटल के साथ एक फ्री दे रहे थे। ये बात तो सही कही आपने। पढ़ी लिखी सरकार के पास में इतना ज़बरदस्त विज़न था कि जो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ वो उन्होंने किया। वो उन्होंने कहा कि जी हम पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे और बोतल के साथ बोतल फ्री देंगे। तो जनता खुश थी, इसीलिए 2-2 बार जिताया उन्होंने। तो उसके बाद जनता को समझ में आया कि भाई इससे तो गुजारा नहीं होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको शिक्षा भी चाहिए, आपको हेल्थ भी चाहिए, दिल्ली को तरक्की भी चाहिए। दिल्ली को नशे में डुबोने वाली सरकार उन्हें नहीं चाहिए थी, और इसीलिए जनता ने नाराज़ होकर उनको यहाँ से विदा किया। दिल्ली की जनता आपकी सरकार के बारे में क्या सोचती है? 1-2 सवाल हम पब्लिक में से ले सकते हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी ने आप पे आरोप लगाया है कि जब से आपकी सरकार बनी है, सरकार आप नहीं आपके पति चला रहे हैं। पहली बात तो मैं इस सामाजिक क्षेत्र में पिछले 32-33 साल से काम करती हूँ। 3 बार निगम पार्षद, 3 बार विधायक का चुनाव, 2 बार दिल्ली विश्वविद्यालय शासन। मेरे काम को कोई और करे, मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, मेरे साथ में मेरी टीम के रूप में हजारों कार्यकर्ता जुड़ करके काम करते हैं। आज वो पार्टी के लोग भी हैं, आज वो RWA के लोग भी हैं, आज वो परिवार के लोग भी हैं। तो भाई परिवार का सदस्य होना ये तो नहीं कहता कि आप सहयोग नहीं कर सकते। तो जैसे हजारों कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हैं, ऐसे ही मेरे परिवार के सदस्य भी मेरे साथ जुड़े हैं और मिलकर काम करते हैं। रेखा जी, ये सही है कि जिस समय शादी हुई थी उसके बाद में कुछ समय के लिए आप पब्लिक लाइफ छोड़ के घर बैठ गई थी, परिवार की जिम्मेदारी? रजत जी, मैं तो एक ऐसे परिवार से आई हूँ जहाँ पे जब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय शासन का चुनाव लड़ा, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेक्रेटरी बनी, तब तक मेरे परिवार में पता नहीं था कि ये क्या होता है। जब प्रेसिडेंट बनने के लिए पार्टी ने कहा कि चुनाव लड़ना है, तो मेरी माँ ने कहा अरे भाई, ये राजनीति बनियों के बच्चों का काम तो बिल्कुल नहीं है, और लड़कियाँ तो बिल्कुल इसके लिए अलाउड नहीं है। और उसी तरीके से जब शादी हुई तो वहाँ पे भी लगभग ऐसी ही मानसिकता थी कि भाई ठीक है, सीधा साधा जीवन हो, अपने घर गृहस्थी संभालो। तो ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का ही मैं समझती हूँ कि एक नेतृत्व था कि उन्होंने ऐसी लड़की जो कि अच्छा काम कर सकती थी समाज में जुड़ के, उन्होंने मुझे वहाँ से खोजा, मेरी उंगली पकड़ी, पार्टी में लेके आई, काम दिया और धीरे धीरे इतना नरिश किया कि वो अंकुरित बीज आज एक वृक्ष की शेप में आ गया और अपनी छाँव से हजारों लोगों की मदद रोजाना कर पा रहा है। अब मैंने सुना है कि आप देश में जहाँ भी जाती हैं वहाँ महिलाएं ज़रूर आपके पास आती हैं और उनको लगता है कि हाँ, इनसे इंस्पायर हो सकते हैं। देश की आधी आबादी, आप ये देखिए बहनें बैठी हैं, आज उन सबको जरूर ऐसा लगता होगा कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री नहीं बनी, उन्हें लगता है कि हम मुख्यमंत्री बने। और उनका इतना प्यार मुझसे है कि मैं जहाँ जाती हूँ, आप और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखो, कोई 2 फीट दूर नज़र नहीं आएगा, पर जहाँ मैं जाती हूँ मेरी ये बहनें मुझे घेर लेती हैं, मेरा हाथ पकड़ती हैं, मुझे गले से लगाती हैं और इतना आशीर्वाद देती हैं। उनको लगता है कि जो जीवन में
हम नहीं कर पाए, आज हमारी एक बहन को मौका मिला है, तो आप करिए, हम आपके साथ हैं। एक सवाल और ले सकते हैं बहन? वर्तमान में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें आपके पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है और आप उनसे क्यों प्रभावित हैं? मुझे मेरे पसंदीदा मुख्यमंत्री योगी जी हैं। और क्योंकि वो आप सबको भी पसंद है, इसलिए मुझे भी पसंद है। आपकी अदालत में अगला है। आपकी अदालत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर इल्जाम है कि सीएम के तौर पर इनके दोहरे मापदंड हैं। रेखा जी, कहा जाता है ना कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। आपके बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बनते ही केजरीवाल पीछे पड़े। वो कहते हैं आप उनके शीश महल की बहुत बातें करती थी, लेकिन अब आपके लिए एक बहुत बड़ा राजमहल तैयार हो रहा है। वो व्यक्ति जो रामलीला ग्राउंड के आंदोलन से निकला, मैं कुर्सी नहीं लूँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, और उसके बाद में वो 80 करोड़ जनता के खून पसीने की कमाई के पैसे से अपने लिए, पर्सनल अपने यूज़ के लिए एक घर बनवाते हैं, और जहाँ पे करोड़ों रुपए के पर्दे होते हैं, करोड़ों रुपए का आपका बाकी सामान होता है, आउट ऑफ वे जाके आप करते हैं, और जनता जब उन पे प्रश्न करती है, एक ऐसा घर जिसकी कभी गेट के दरवाजे किसी के लिए खुले ना हो, कोई एक जन अंदर नहीं जा पाता था, वो उनके पर्सनल यूज़ की चीज़ थी। पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते जो कुछ भी मेरे पास सुविधा है वो दिल्ली की जनता की है। आज यदि मुझे 4 महीने मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो मैं अपने घर से, मेरे पास यदि जगह नहीं है तो मैं अपनी गली में टेबल चेयर लगा के बैठती हूँ, और हजारों लोग रोजाना वहीं से मैं उनकी जन सुनवाई करती हूँ। तो आज तक मुझे सरकार की ओर से कोई सरकारी आवास नहीं मिला है, पर यदि आज जो आवास मुझे दिया जा रहा है वो भी आज तक के इतिहास में शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने लिया हो, कि एक जगह जहाँ पे एलजी के 4th ग्रेड का एम्प्लॉई बैठता हो पूरी की पूरी दिल्ली में, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के नाम पे कुछ था नहीं। मेरे लिए बड़ा आसान था कि वो मुख्यमंत्री आवास था, मैं जाती और वहाँ रहती, परंतु मैंने मना किया कि नहीं, इस शीश महल में मैं जाके नहीं रहूँगी, मुझे सरकार कोई आवास, क्योंकि जनता जो हजारों लोग आपसे मिलने आते हैं उनको अटेंड करने के लिए देंगी तो मैं वहाँ रहूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं रहूँगी। तो आज एक घर जिसमें रोज़ाना आपकी पब्लिक डीलिंग हो सकती है, सुबह सवेरे जब लोग आते हैं, वो मुझे दिया है, और मेरा घर सबके लिए खुला है। भाई आप सुबह कभी भी आइए, आकर के देखिए। केजरीवाल साहब के यहाँ तो कोई जा नहीं सकता था, पर दिल्ली की आपकी अपनी मुख्यमंत्री स्वाति मालीवाल उनसे मिलने। हाँ, तो आप समझ रहे हैं ना कि वो जो था उसके अंदर जाना कितना खतरनाक था। पर मैं सभी, मेरे पास तो ना केवल दिल्ली के बल्कि दिल्ली एनसीआर से भी जब लोग आते हैं तो हमारा घर, हमारा ऑफिस, जहाँ पे कभी पिछली सरकारों के दौरान कोई जा नहीं सकता था, उन सब के लिए खुला है। मुख्यमंत्री आपकी है, मेरा समय आपका है, और मेरा घर भी आप ही का है। अब देखिए, जो आपके घर के बारे में 28 जून को पीडब्ल्यूडी का एक टेंडर जारी हुआ है, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री का जो घर बनेगा उसमें 24 एसी होंगे, 5 स्मार्ट टीवी होंगे 9-9 लाख रुपए के, 3 बड़े झूमर लगेंगे, 115 लाइट्स लगेंगी, 23 सीलिंग फैन लगेंगे, 6 गीज़र होंगे, हाई क्वालिटी आरओ होगा, 10 फ्लड लाइट्स होंगी, एडवांस सीसीटीवी होगा और टॉप क्लास इंटरनेट। सर, मैं कल ही अपने ऑफिस को शुरू कर रही हूँ, मैं आपको निमंत्रण देती हूँ, आप जरूर आइएगा। और ये सारी चीज़ें जो माननीय आम आदमी पार्टी के नेतागण कहते हैं उनको जरूर चेक कीजिएगा। मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूँगी, वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा दिल्ली में लांघी, वो लोग जिन्होंने दिल्ली का इतना नुकसान किया, और दिल्ली वालों ने फिर भी उनको 10 साल का इतना क्लियर कट मैंडेट दिया, और आज यदि वो आकर के दिल्ली के माहौल को ख़राब करना चाहें,
दिल्ली के लोगों को मिसगाइड करना चाहें। आज हमारे घर में मतलब जो लग रहा है उनके डोरमेट थे उतने के जितने का मेरा पूरा घर बन रहा है, उतने के उनके डोरमेट और पर्दे लगे हुए थे। तो आज वो ये कहें, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए तो उन्हें शोभा नहीं देता। तो इतना कहना चाहूंगी कि बागवान ने भी न जाने कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं, फूलों के गमलों में कांटे संभाल रखे थे। इस सियासत में तो चित भी उनकी, पट भी उनकी, हमने क्या बेवजह सिक्के उछाल रखे हैं? तो बात नहीं करेंगे। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है मेरा जीवन, कोई भी सुबह से लेकर शाम तक कहीं मुझे खोज सकते हैं। मैं कोई उनके जैसे खुफिया मीटिंग्स नहीं करती। मेरे पास में 100 मोबाइल्स का वो बेड़ा नहीं है कि आज पकड़ेगा तो ये तोड़ वो तोड़। एक नंबर है सर, एक घर है, जनता कहेगी वहां रहूंगी, नहीं तो कहीं भी दिलों में रह लूंगी। आज भी सड़कों पे रहती हूँ। जनता में से सवाल और ले सकते हैं। ये जो केजरीवाल जी ने अपने टाइम पर जो एक शीश महल तैयार किया था और उसमें अच्छा खासा पैसा भी लगा है, अब आप उसका क्या करेंगे? सही है, ये करिए आपने महिलाओं वाली बात। बिल्कुल हमारी यही योजना है कि वो जनता का पैसा था जो वहाँ पे बर्बाद किया गया। कोशिश हमारी ये रहेगी कि उसके लिए हम ऐसा निर्णय लें कि वो जो पैसा है वो फिर से खजाने में आए और उससे जनता के लाभ हो, काम हो। आप वहाँ अगर रह लेती तो कुछ नुकसान नहीं हो जाता? नींद नहीं आती मुझे। वो दिखाई देता है कि कैसे लोग त्रस्त हैं और केजरीवाल साहब यहीं पे रह कर के मस्त थे। वो पर्दे भी नहीं खोलते थे, जनता की आवाज़ उनके कानों में नहीं आती थी। वो अपने घर की 4 दीवारी में बैठ के करते थे। मुझे तो आज भी उनकी पार्टी के भी एमएलए आके कहते हैं कि हमने ये सचिवालय कभी देखा ही नहीं कि यहाँ पे सीएम का ऑफिस भी है। तो आज वो सचिवालय, आज वो पूरे ऑफिसेस हजारों लोगों के आने जाने का रास्ता बन गए, जो ऐसे गलियारे थे जहाँ लोगों का आना जाना निषेध था। एक और प्रॉब्लम है जिसमें लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, वो है आपने जो पाबंदी लगाई है पुरानी गाड़ियों पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, उनके पास उनकी ज़िंदगी की संपत्ति वो एक गाड़ी है। बूढ़े लोग हैं, कभी बैंक जाते हैं या पोस्ट ऑफिस जाते हैं, कभी हुआ तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब इस उम्र में वो कहाँ से नई गाड़ी खरीदेंगे और पुरानी गाड़ी को कहाँ स्क्रैप में बेचेंगे? रजत जी, दिल्ली का दुर्भाग्य यही है कि आज देश की राजधानी होने के बावजूद भी विश्व के मानचित्र में दिल्ली को सबसे पॉल्यूटेड सिटी घोषित कर दिया गया है। और यहाँ की पिछली सरकारों ने इस जिम्मेवारी को कभी नहीं निभाया कि दिल्ली में रहने वालों के लिए स्वच्छ हवा का प्रबंध करें, ऐसा कुछ काम करें कि जिससे पॉल्यूशन ख़त्म हो, कम हो। और सालों साल जब ये चीज़ें चलती रही, दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, बजाय उसको ग्रीन कैपिटल बनना चाहिए था। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में कोर्ट ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया, उसके बाद एनजीटी ने ऑर्डर करने शुरू कर दिए, उसके बाद CAQM ने अपनी किताबें खोल ली कि जी हम दिल्ली को ठीक करेंगे। सब ने अपने अपने ऑर्डर निकाल दिए। और ये जो ऑर्डर है कि 15 साल से पुरानी गाड़ी यदि आपकी है उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये सरकार का आदेश नहीं है, ये माननीय कोर्ट का आदेश है, एनजीटी का आदेश है, CAQM का आदेश है। और मैं खुद इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ। मैं खुद ये सोचती हूँ कि ये ठीक नहीं है। और मैं दिल्ली की जनता को पूरी तरीके से ये आश्वस्त करती हूँ कि उनकी सोच, उनका विज़न और उनके अधिकारों की बात हम खुद हर प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो एनजीटी हो और चाहे प्रशासन हो। हम दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब देखिए कितने सारे लोग हैं, लोग वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं या लिख रहे हैं, अखबारों में लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 82 लाख रुपए की मर्सिडीज़ खरीदी थी, अब मुझे 2.5 लाख रुपए में बेचनी पड़ रही है। किसने कहा कि मेरी एक गाड़ी थी जो सिर्फ 70,000 किलोमीटर चली है, मैंने तो चलाई नहीं गाड़ी और उसको मुझे बेचना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ऐसे हजारों केसेस हैं जो लोग आज भी, मेरे खुद पिताजी
गाड़ी को रखते थे ओकेजनल कि हाँ भी किसी शादी ब्याह में जाएंगे तो चलाएंगे, और खुद स्कूटर पे जाते थे दफ्तर। तो ऐसे हजारों परिवार, मिडिल क्लास फैमिली है जो गाड़ी को ओकेजनली यूज़ करती है। और सही बात भी है, सरकारों की काम ना करने की वजह से जो आदेश दिया गया है उसका हर्जाना जनता को नहीं भुगतना होगा, और पैरामीटर्स हो सकते हैं। और ये कहाँ का न्याय है कि दिल्ली एनसीआर पेट्रोल दे सकता है और दिल्ली नहीं दे सकती, तो वो आधा किलोमीटर जाके बाहर से पेट्रोल नहीं ले लेगा क्या? सरकारों ने कभी इस मुद्दे को रिप्रेजेंट ही नहीं किया। ये खुद की उनकी एक्सेप्टेंस है। ये खुद पिछली सरकार केजरीवाल साहब ने जो गाड़ियों को स्क्रैप करने का आदेश खुद बनाया, उन्होंने पिछले 1.5 साल से यहाँ स्क्रैप कर रहे थे वो गाड़ियों को, और ऐसे उठा के लेके जाते हैं जैसे कि बिल्कुल कोई रेड कर दी है, और वहाँ जाते हैं, उनकी गाड़ी उठाते हैं और अगले दिन पता चलता है स्क्रैप हो गई। ये दिल्ली की जनता के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। काम सरकारें नहीं करती थी और झेलना लोगों को पड़ता था, पर अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। दोनों चीजें करेंगे हम काम भी करेंगे जनता के हित में और अन्याय झेलने भी नहीं देंगे। आवाज उठाएंगे, बुलंदी से उठाएंगे। लेकिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह वो तो ये कह रही हैं कि 62 लाख गाड़ियां हैं जिनके ऊपर एक्शन होगा, जिनको बदलना पड़ेगा। तो बीजेपी वालों ने नई गाड़ियां बनाने वालों से अच्छा पैसा लिया है, जी हाँ, चंदा लिया है। ये जो दिमाग चलता है ना, ये उन्हीं का चलता था। वो सारा दिन बैठ के यही ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, क्या करें। मतलब दे आर सच्चे गुड एक्टर, उनकी एक्टिंग का जवाब नहीं। वो केजरीवाल साहब 2 नंबर फालतू शर्ट का पहन के आना, 42 आता है तो 44 पहन लेना, फिर छोटे वो मुख्यमंत्री आतिशी जी डबल चेयर लगाना, मैं तो भरत हूँ, वो राम जी गए हैं बनवास पे, जेल से आएंगे। मतलब नहीं आता भाई, हमें नहीं आती ये सारी चीजें। आप जो कर सकते थे, ऐसा इतिहास बता दो कि यहाँ भी 2 कुर्सी लगा के मुख्यमंत्री बैठ रहा हो कि वो राम जी आएंगे जेल से तो फिर बैठेंगे। मतलब आप ये बातें कर रहे हैं, आपका किया धरा तो सब कुछ है। हम तो 4 महीने से आए जनाब। आपको जब बार बार कोर्ट लताड़ रहा था कि पॉल्यूशन पे काम कीजिए, पॉल्यूशन पे काम कीजिए, तब आपने कुछ किया नहीं। आपने केवल ऑड इवन करते रहे, जिससे पॉल्यूशन खत्म हो गया ऑड इवन से। तब लोगों को दिक्कतें आई। आज जब आपके किए हुए का हर्जाना जनता भुगत रही है तो आप ट्वीट कर करके जता रहे हैं ओहो ये हो रहा है। पर मैं उनको फिर भी विश्वास दिलाती हूँ, चिंता मत कीजिए, दिल्ली की जनता की रक्षा करना हमारा दायित्व है और हम करेंगे। आप कह रही कि पॉल्यूशन के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो कहते थे कि मैंने एक ऐसा केमिकल बनाया है, पराली पर डालेंगे तो खत्म हो जाएगी। मैं बताऊं आपको, मैंने जब बजट पढ़ना था तो मैंने पूछा भाई अधिकारियों को बुला के भी क्या क्या काम हुआ है। तो मैं कहा एक पराली बननी थी, वो क्या हुआ? वो केजरीवाल साहब ने बहुत गाना गाते थे टीवी पे, पराली की दवाई बना रहे हैं। कह रहे जी वो दवाई बन नहीं पाई। पर मैंने कहा उसका तो इतना प्रचार हुआ, कितना खर्चा आया था प्रचार पे? तो कह रहे जी वो 80 करोड़ रुपए आया था बस। मैं कहा तो वो दवाई बनी? कह रहे जी वो बन नहीं पाई। पर मतलब जो चीज बनी नहीं उसके लिए 80 करोड़ का खर्चा, जो काम हुआ नहीं उसके लिए। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है। एक शॉपिंग फेस्टिवल करने की योजना बनाई उन्होंने कि शॉपिंग फेस्टिवल करेंगे, तो उसकी एडवर्टीजमेंट पे, मतलब उस शॉपिंग फेस्टिवल की एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया लगभग 27-28 करोड़ रुपए। बाद में मैंने देखा वो कब हुआ, कह रहे जी हो नहीं पाया। मतलब वो लोग बातें करेंगे सर, वो आप करने नहीं देते थे ना बीजेपी के लोग। हाँ, हम ही तो चतुर थे कि उनका शीश महल बनने देते थे और काम नहीं करने देते थे। हम उनको भ्रष्टाचार के शराब नीति बनने देते थे। एक के साथ एक फ्री हमने ही अलाउ करवाया था कि आप कीजिए, परंतु बाकी काम नहीं करने देते। जो वो करना चाहते थे वो सब कर लेते थे, और जो नहीं करना चाहते थे तो उसकी बॉल एलजी की तरफ, पीएम की तरफ और बाकी लोगों की तरफ कर देते थे। देखिए जैसे पॉल्यूशन के लिए वो कहते थे कि हम भी बादल बनवा के बारिश करवाना चाहते थे, जिसको आर्टिफिशियल क्लाउड, जिसकी बात आज आपकी सरकार कर रही है। तो हमें तो करने नहीं दिया और ये खुद कर रहे हैं। हाँ ये बात तो सही है बिल्कुल, कि वो जो करना चाहते थे हमने बहुत सारी जगह रोका। हमने दिल्ली को बर्बाद करने के लिए रोका, हमने दिल्ली की जनता की आशाओं का गला घोटने से रोका। जहाँ जहाँ वो भ्रष्टाचार करते थे उन सारे अड्डों पे छापे मारने का काम भी किया। तो दिल्ली की जनता के दर्द को समझते हुए हमने जो जब किया
वो दिल्ली की जनता जानती है। और आपने भ्रष्टाचार करने के लिए कब कब क्या क्या किया वो भी जनता के सामने, तभी तो ये नतीजे आए हैं। नहीं तो क्या कारण था कि ये नतीजे आए? आपने स्कूलों में भ्रष्टाचार किया, आपने दवाइयों में भ्रष्टाचार किया, हॉस्पिटल्स में भ्रष्टाचार किया, हर जगह तो भ्रष्टाचार किया। ये केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी ने वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन रेखा गुप्ता के राज में जहां झुग्गी वहां मैदान। दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए आप, 27 साल उस सरकार ने राज किया, 15 साल कांग्रेस ने, 10 साल 12 साल केजरीवाल साहब ने, जिन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि गरीब गरीब बना रहे, उसको कभी कोई सुविधा ना दी जाए, कोई मकान ना दिया जाए। 50,000 फ्लैट बन के तैयार खड़े रहे, केंद्र सरकार ने बनाए कि भाई गरीब आदमी को दे दीजिए। वो खंडर हो गए, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, परंतु कभी गरीब को दिए नहीं। ये मोदी जी थे जिन्होंने कहा कि भी आपको झुग्गी के बदले मकान देंगे, बेहतर घर देंगे, और देना शुरू किया। आज जिन मकानों की बातें वो कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, जनता मुझे बताए कि जिन लोगों को मकान दे दिए गए हैं झुग्गियों को, क्या उनसे वो जगह खाली नहीं करवाएगी? जिस एजेंसी, जो लैंड ओनिंग एजेंसी है, वो खाली कराएगी कि नहीं कराएगी? या फिर जो लोग रेलवे लाइन के बिल्कुल ट्रेन की पटरी के ऊपर बस गए हैं, सिक्योरिटी थ्रेट है, सिग्नल दिखाई नहीं देता है, अगर उनको कोर्ट के ऑर्डर से, समन से हटाया जाने का आदेश हो तो क्या उनको हटाया नहीं जाएगा? आप दिल्ली की झुग्गियों को, झुग्गी वालों को बार बार डरा डरा के, उनको मिसगाइड करके ये कहना चाहते हैं कि भाई आपका मकान टूट रहा है, जबकि ये पहली सरकार है जिसने लोगों को, झुग्गी वासियों को मकान देने की बात कही। और आज भी मैं अटल तरीके से कहना चाहती हूँ, झुग्गी वासी जो कि एक पैरामीटर है सर, मैं बताना चाहती हूँ, एक पैरामीटर 2015 में बना, जो खुद आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया, कि भाई 2015 से पहले जो दिल्ली में आके बसे हैं लोग, उनको मकान दिए जाने चाहिए। ठीक, तो आज उस पैरामीटर के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन, उनको मकान दिए जा रहे हैं। तो जो लोग उसमें बच गए, जो कि आप ही के लोगों का तय किया हुआ है, तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमारा भी मकान होना चाहिए। तो या तो हमारे पास दो तरीके हैं कि आपकी बनाई हुई पॉलिसी गलत थी, हम इस पॉलिसी को बदलें और ये कहें कि जो 2 महीने पहले आया है उसको भी मकान देंगे, तो जो टैक्स पेयर है वो हमसे पूछेगा कि मैं टैक्स दे रहा हूं और तुम लोग कल का आया हुआ व्यक्ति को भी दे रहे हो, 15 साल वाले को भी दे रहे हो और 40 साल वाले को, कहीं तो रुकना पड़ेगा। हम पूरी तरीके से, पारदर्शी तरीके से दिल्ली के हर वो व्यक्ति जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है उसे बेहतर सुविधाएं, बेहतर मकान और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं। उस गरीब का बच्चा भी अच्छे माहौल में पढ़े बढ़े, ये हमारी कोशिश है। किसी भी रूप में नाजायज किसी झुग्गी को तोड़ा ना जाए, यही हमारा आदेश है। रेखा जी, मैंने बहुत सारे गरीब लोगों के वीडियोस देखे हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, अशोक विहार के, वजीरपुर के। वो ये कह रहे हैं कि रात को 3 बजे डिमोलिशन हुआ, हमारी अगले दिन सुबह कोर्ट में डेट थी, हमें स्टे मिल सकता था, लेकिन उड़ा दिया। देखिए, मैं, आपने जिस जेलर वाले बाग झुग्गी की, अशोक विहार की बात की, एक 1675 मकान बना करके उन झुग्गी के निवासियों को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने चाबी दी, स्वाभिमान अपार्टमेंट में। उस झुग्गी में जितने परिवार रहते थे और जितने उसमें से एलिजिबल थे, उन सब को मकान दे दिए गए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते थे, ऐसे 200-250 परिवार बचे और उनको लगातार कोर्ट ने, लगातार लैंड ओनिंग एजेंसी डीडीए ने नोटिस दिए कि कृपया आप ये ज़मीन खाली कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को फ्लैट दिए जा चुके हैं, वो भी लाखों रुपए का फ्लैट एक एक व्यक्ति को, मतलब बिल्कुल ऐसे दे दिया गया कि भी आप इसमें रहिए आकर के। अगर उसके बाद में कुछ लोग उनको मिसगाइड करें और वो वहाँ से नहीं छोड़ना जाएं और एजेंसी अपनी कार्रवाई करती है, तो इसमें बताइए, उनको, इनको गलत कहें, उनको गलत कहें, कोर्ट को गलत कहें। कोर्ट में वो लोग गए, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं आप और हम? जिन लोगों को दिया जाना है, आज भी हम कह रहे हैं कि उनको दिया ही जाना है और हम सीरियसली उनके लिए एफर्ट कर रहे हैं। लगातार वो जो 50,000 मकान सरकार के द्वारा बनाए गए केंद्र के फंड से, उनको भी हम ठीक करा रहे हैं ताकि वो दिए जा सकें। नए मकानों की भी योजना बना रहे। कौन सी सरकार ने किया? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली की आज की सरकार कर रही है। मैंने वो केजरीवाल का वीडियो देखा है जिसमें वो पब्लिक से कह रहे हैं कि 40 लाख झुग्गी वाले हैं दिल्ली में, अगर ये सारे सड़क पर आ गए तो रेखा गुप्ता को नानी याद आ जाएगी।
नानी तो मुझे आ ही रही है याद। क्यों? क्योंकि केजरीवाल साहब जो दिल्ली छोड़ के गए हैं ना, वो इतनी उलझा के गए हैं, उन्होंने पूरी तरीके से ये तैयारी कर रखी है कि भाई दिल्ली को विकसित करा ही ना जा सके। जब तक वो रहे, ना उन्होंने पॉल्यूशन पे काम किया, ना उन्होंने कूड़े के पहाड़ पे किया, ना कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। केवल दिल्ली के लोगों को उन्होंने फ्री बीज दिखाई, पानी बिजली की बात करते रहे। एक फ्लाईओवर, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डेवलपमेंटल काम उनके द्वारा कभी दिल्ली में किया नहीं गया। आज जब मैं चीज़ों को देखती हूँ, इतनी उलझा करके आप बात करते हैं, आप कहिए ना उस व्यक्ति को कि भाई आपको जो मकान दिया जा रहा है वो उससे बेहतर सुविधा आपको क्या मिल सकेगी। आप चाहते हैं कि गरीब वहीं बसा रहे, उसके जीवन में कभी उजाला आए ही ना, और इसलिए आप उसको भड़काना चाहते हो। तो दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, ये झुग्गी में भी समझदार लोग रहते हैं, उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या करना है और किसके साथ रहना है। तो केजरीवाल साहब, आप इनको कोशिश मत कीजिए और करके देख लीजिए कि 40 लाख लोग आपके लिए आते हैं क्या, उनको उनकी योजनाओं पे काम करने वाली, उनको सुविधा देने वाली सरकार के साथ आते हैं। वो तो कह रहे थे कि ये वही झुग्गी वाले हैं जिनके घर में चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता जाके रात को रहते थे, उनको अपना बताते थे, रात उनके घर में बिताते थे। अब वही झुग्गियाँ टूट रही हैं तो उनको बचाने कोई नहीं आ रहा। आज भी वही है। आप यदि 4 झुग्गी को दिल्ली की 675 क्लस्टर से कंपेयर करोगे तो जनाब नहीं हो सकता। आज पूरी दिल्ली में 675 क्लस्टर हैं। एक्शन कितने पे हुआ है? मात्र 4 पे। उसमें से 3 पे कोर्ट केस था और एक की लैंड ओनिंग एजेंसी जिसने उनको ऑलरेडी मकान दे दी थे उसने खाली कराई। इन 4 के अलावा दिल्ली में किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप उस पे मतलब कुंभकर्ण जी हैं हमारे केजरीवाल साहब। 6 महीना पंजाब में राजनीति करते रहे, तब उनको दिल्ली की याद नहीं आई। उनको नहीं पता कि इन 4 महीने में दिल्ली कितना आगे बढ़ गई है। पर आज जैसे ही मौका लगा, चुनाव पंजाब का खत्म हुआ तो तुरंत कूद के आ गए और फिर कह रहे हैं झुग्गी वालों की बात करने लगे। फिर उनकी बात, अरे इतने साल आप रहे, आपको सरकार चलाने का पूरा मौका मिला, क्या एक भी झुग्गी वाले को आपने मकान दिया? हम मुझे बताइए, कोई झुग्गी वाला आके कहे कि मुझे केजरीवाल सरकार ने मकान दिया? एक भी नहीं मिलेगा सर। आज की सरकार लाखों लोगों को मकान देने की योजना बना रही है और सीरियसली उस पर काम कर रही है। आप ये कह रही हैं कि दिल्ली में जो लाखों लोग झुग्गियों में रहते हैं उनको आपकी सरकार, केंद्र सरकार पक्के मकान देगी और जहां झुग्गी हैं वहीं मकान देगी? 100%। देखिए, ये सालों का बैकलॉग है, समय जरूर लगेगा, पर निश्चिंत होकर के आपको कहीं कोई नहीं टोक रहा है। आप अपनी जगह पे रहिए। उल्टा पहली बार हमारी सरकार ने वो काम किया जो कभी किसी ने नहीं किया। 700 करोड़ रुपए का बजट मैंने रखा इसमें कि झुग्गियों के डेवलपमेंट के लिए। 700 करोड़ रुपए किस लिए? कि उनकी नाली, खड़ंजा, शौचालय, स्नानघर, आज भी झुग्गियों में खुले में नहाती हैं महिलाएं। आज भी उनको टॉयलेट जाने के लिए गंदे शौचालय यूज करने पड़ते हैं। कभी चिंता नहीं की, माफ कीजिएगा, ना केजरीवाल साहब ने ना उससे पिछली सरकार ने। लेकिन वो सब लोग वोट तो केजरीवाल जी को ही देते हैं। देखिए, आपका बच्चा, उसे नहीं मालूम कि सही है कि क्या गलत है, आपको ही सिखाना पड़ता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि मेरे जो माँ बाप हैं वही मेरे लिए सही सोच रहे हैं। तो सही सोचने वाली, सही काम करने वाले पार्टियां उनको कभी मिली ही नहीं। आज जब वो देखते हैं कि मेरी गली बन रही है, मेरा शौचालय बन रहा है, मेरे बच्चों के लिए पार्क बन रहा है, स्कूल खड़ा हो रहा है, तब उन्हें महसूस होता है कि इससे पहले मैं किस अंधकार में था, कभी मेरे लिए किसी ने कुछ किया क्यों नहीं। आज जो फैसिलिटी मुझे मिल रही है पहले क्यों नहीं मिली। आज यदि 700 करोड़ रुपए सरकार बजट में रख सकती है, काम कर सकती है, तो पहले की सरकार उन्होंने क्यों नहीं किया। ये बात तो उनको भी समझ में आती है। जनता में से सवाल ले लेते हैं। केजरीवाल जी ने अपने दफ्तर में भीमराव अंबेडकर जी की और भगत सिंह की फ़ोटो लगा रखी थी, वो आपने हटवा दी थी और उसी पर आतिशी जी ने प्रोटेस्ट किया था, तो ये क्या सच है? देखिए, ये जो पार्टी है ना, ये आंदोलन की पार्टी है। आंदोलन से निकली, रामलीला मैदान से। जब खुद सरकार में थे तो भी धरने पे बैठते थे। मुख्यमंत्री होके केजरीवाल साहब और जल मंत्री होके आतिशी जी धरने पे बैठी, दुनिया ने देखा। तो ये तो शुरू से विपक्ष की पार्टी रही है। तो अब जैसे ही उन्होंने देखा कि अब ये लोग सत्ता में आ गए और हम विपक्ष में क्या करें, अब धरना तो देना है। अब ऑफिस मेरा, मुझे तय करना है कि मुझे तस्वीर सामने लगानी है कि पीछे लगानी है।
मेरी पीठ के पीछे बाबा साहब की फ़ोटो, भगत सिंह की फ़ोटो, मैंने वो तस्वीर को यहाँ करके इधर लगा दिया अपनी दीवार पे। अरे मुख्यमंत्री ने फ़ोटो हटा दी। फिर वो मैंने उन सबको बुलाया, आइए आप, कमरे में बिठा के चाय पिलाई। मैं कहा मैडम फ़ोटो इधर नहीं है, इधर है। अच्छा फ़ोटो यहाँ लग गई। मैं कहा तो मुझे लगता है कि सामने रहनी चाहिए ताकि प्रणाम कर लूँ, तो इसमें कोई तकलीफ़ है क्या? ओहो हो। फिर मेरे कमरे में से उठ के बाहर गई, फिर से तख्ती उठाई, होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। वो तस्वीर कल भी वही थी, आज भी वही है, सब कुछ वैसा ही है। पर ये आपकी श्रद्धा है कि किसको आप पीठ दिखा के बैठते हैं और किसको सामने रख के बैठते हैं, ये तो आपका। लेकिन ये कि कुछ भी हो, आतिशी जी आपको याद आती रहती हैं। वो मुझे आए ना आए उनको मैं बहुत याद आती हूँ। वो सारा दिन एक सर्वेलेंस कैमरा लगा के मेरे पर बैठती हैं, आज रेखा कहाँ गई, अब क्या कर रही हैं। फिर मुझे सुबह याद करती है आपने इस घटना पे ट्वीट नहीं किया, फिर मैं ट्वीट करती हूँ। फिर वो मुझे याद दिलाती हैं कि आप वहाँ नहीं गए, फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। फिर वो कहती है ये करना था ना, आपको ये देना था, हाँ अभी देते हैं। तो वो शी इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं और जितना मैं अपना नहीं रखती उससे ज़्यादा वो मेरा रखती हैं। तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आरोप है कि ये पिछली सरकार के अच्छे कामों को रोक रही हैं। अब बड़ी शिकायत है केजरीवाल जी को। अब जैसे रिसेंटली उन्होंने कहा कि हमने तो यमुना की सफाई की थी, यमुना जी के बुरे हालात, पहले अमोनिया झाग जो 3-4 दिन दिखाई देता था, अब वो जहर हर रोज़ दिखाई देता है। ऐसी सरकार चला रही है रेखा जी। एक सरकार जिसको अच्छा खासा कार्यकाल मिला, 10 साल पूरे भरे भरे टेन्योर, यहाँ तक कि 12 साल का लगभग टेन्योर मिला। आपने पहले दिन से कहा कि बस मैं यूं यमुना जी साफ कर दूंगा। फिर आपने 5 साल बाद कहा कि नहीं अभी तो नहीं किया, बस एक बार और मौका दीजिए, अगली बार कर दूंगा। फिर जब आप अगली बार आई तो फिर कहा नहीं हो नहीं पाया, वो मुझसे रह गया, पर अगली बार जरूर कर दूंगा। एक सरकार ये। दूसरी सरकार जिसको आए हुए मात्र 4 महीने हुए, पूरी समस्या क्या है, समाधान क्या है, करना क्या है, ये चीज़ें समझते हुए मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट लेके सबको समझाना चाहती हूँ। यमुना जी जो यमुनोत्री से शुरू होती है, प्रयागराज पे ख़त्म होती है, लगभग 1400 किलोमीटर का पूरा यमुना जी का स्ट्रेच है। उसमें से 48 किलोमीटर दिल्ली में से होके गुजरता है। आज जहाँ यमुना जी दिल्ली में से गुजरती है उसमें फ्रेश वाटर नहीं आता, जितना पानी आता है वो सारा का सारा पीने के लिए रोक लिया जाता है। क्या जाता है नदी में? जो 200 नाले दिल्ली भर में चल रहे हैं, बड़े बड़े नाले, नजफगढ़ नाला, शादरा नाला, वो सब यमुना जी में गिर जाते हैं। यूं के यूं गंदगी भरे हुए, सिल्ट भरे हुए, कूड़ा मलबा सब यमुना जी में गिरता था। कभी उस सरकार ने काम नहीं किया। हमने आने के बाद कि ये यमुना जी साफ कैसे होगी, तो ध्यान में आया कि सबसे पहले इन नालों को टैप करना होगा। इन नालों को आप रोक करके साफ करके उसका बीओडी लेवल ठीक करें, तब यमुना जी में छोड़ें। पता किया तो 38 जो एसटीपी प्लांट थे उनमें से 22 डीपीसीसी की गाइडलाइन और उसके स्टैंडर्ड पे खरे ही नहीं उतरते थे, वो चलते ही नहीं थे। आपका रोज लगभग 3800 MLD वो आपका सिल्ट आपके नालों में से निकलता है। प्रोसेस 1000-1200 भी नहीं हो पाता है, पूरा का पूरा नदी में चला जाता है। आज सरकार ने आते ही सबसे पहले उन सारे नालों की टैपिंग की योजना बनाई। उनके ऊपर एसटीपी जो पुराने बने हुए थे 38, उनको अपडेटेड और अपग्रेडेड करने के लिए काम किया। फिर नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी, क्योंकि जब तक आप उन नालों को सुधारोगे नहीं, उसका पानी साफ नहीं होगा।